कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए लाइफ एक्स करियर्स को और करें अपने IMU सेट का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। हाय एवरीवन, तो आज हम चैप्टर 4 स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, चैप्टर है हमारा स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो इसमें हमें कम्प्लीटली पढ़ना है एटम के बारे में कि एटम कैसा होता है, उसका स्ट्रक्चर कैसा है, क्या क्या चीज़ें उसमें प्रेजेंट होती हैं, वगैरह वगैरह। तो देखो, सबसे पहले हमारे पास है चार्ज्ड पार्टिकल्स इन मैटर। अगर हम मैटर को समझना चाह रहे हैं तो हमें उसमें सबसे पहले देखना पड़ेगा कि उसके अंदर चार्ज पार्टिकल्स होते हैं या नहीं होते, किस तरीके के होते हैं। इसको आप कुछ एक्टिविटीज़ से समझ सकते हो। जैसे सबसे पहले आपको दिया हुआ है एक्टिविटी 4.1 में, देखो, कॉम्ब ड्राई हेयर, डज द कॉम्ब देन अट्रैक्ट स्मॉल पीसेज ऑफ पेपर। आपको क्या करना है कि आप इसको अपने स्केल से भी कर सकते हैं। जो आपके पास 15 सेंटीमीटर वाला स्केल होता है ना, उसको लो, अपने बालों पे थोड़ा सा रब करो एंड देन एक काम करना कि पेपर के छोटे छोटे पीसेस ऐसे नीचे बिखेर लेना। अब जैसे ही आप अपने स्केल को पेपर के पीसेस के पास में लाएंगे तो होगा क्या कि ये पार्टिकल्स, ये पेपर जो हैं, ये इस स्केल की तरफ अट्रैक्ट होना शुरू हो जाएंगे। आप चाहो तो घर पे इसको करके देख सकते हो। सिमिलरली कह रहा है कि अपने ड्राई हेयर जो होते हैं, सूखे हुए बाल, उनको आप एक बार कॉम्ब कर लो और फिर कॉम्ब को इन पेपर के पास लेके आओ। तो ये पार्टिकल्स, ये पेपर्स जो हैं, ये कॉम्ब की तरफ अट्रैक्ट होना शुरू हो जाएंगे। इन एक्टिविटी से हमें क्या पता चलता है कि रबिंग टू ऑब्जेक्ट्स टुगेदर दे बिकम इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड। वेयर डज द चार्ज कम फ्रॉम? अब अगर हम दो चीज़ों को इकट्ठे रब करते हैं, जैसे कि आपने कॉम्ब को बालों में कॉम्ब किया प्रॉपर्ली, तो हुआ क्या कि आपने कॉम्ब और बाल, दो चीज़ों को आपस में रब किया, राइट। जब आपने स्केल यूज़ किया था तो स्केल को बालों पे रब किया था, तो बाल और स्केल, ये दो ऑब्जेक्ट्स हो गए हमारे पास। किन्हीं भी दो ऑब्जेक्ट को अगर आप एक साथ रब करते हैं तो उससे होता क्या है कि वो ऑब्जेक्ट्स इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड हो जाते हैं। और अब हमें ये समझना है कि ये जो चार्ज इन पे आ रहा है, ये चार्ज आ कहाँ से रहा है। तो देखो, many scientists contributed in revealing the presence of charged particles in an atom. It was known by 1900 that the atom was not a simple indivisible particle but contained at least one subatomic particle, the electron, identified by J.J. Thomson. तो ये 1900 कुछ तक हमें ये अप्रॉक्स आइडिया एक आ गया था कि एटम जो होता है वो एक सिंपल इनडिविजिबल पार्टिकल नहीं है। मतलब कि एक सिंपल सा ऐसा पार्टिकल नहीं है जिसको आप फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, बल्कि एटम से भी छोटी यूनिट, कम से कम एक छोटी यूनिट तो ज़रूर एग्जिस्ट करती है, और उस छोटी यूनिट को हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन को ये आइडेंटिफाई किसने किया था? ये जो J.J. थॉमसन अंकल थे, इन्होंने किया था। ठीक है, Even before electron was identified, E. Goldstein in 1886 discovered the presence of new radiations in a gas discharge and called them canal rays. These rays were positively charged radiations which ultimately led to the discovery of another subatomic particle. This subatomic particle had a charge equal in magnitude but opposite in sign to that of the electron. Its mass was approximately 2000 times as that of electron. It was given the name of proton. पहले J.J. थॉमसन अंकल ने आकर के बता दिया कि एटम से छोटी एक यूनिट है, उसका नाम है इलेक्ट्रॉन, और इन्होंने इलेक्ट्रॉन के बारे में कुछ कुछ चीज़ें बता दी। इलेक्ट्रॉन का मास इतना होता है, इस पर चार्ज इतना होता है। उसके बाद आए ई गोल्डस्टीन, और ई गोल्डस्टीन ने बोला कि जितना चार्ज आपके इलेक्ट्रॉन का है उतना ही, लेकिन ऑपोजिट चार्ज प्रोटॉन पे होता है। इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज। ऑल्सो इन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन का जितना भी मास है उसका अप्रॉक्सीमेट 2000 टाइम्स कर लो। मतलब कि अगर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है me, तो इसको मल्टीप्लाई कर दो विद 2000, ये बन जाएगा मास ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, देन
तो हमने कहा कि जनरली हम इलेक्ट्रॉन को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ई और उसके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज, क्योंकि ई रेफर्स टू इलेक्ट्रॉन और नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन पे होता है, तो ई और उसके सर पे नेगेटिव लगा दो। सिमिलरली आप प्रोटॉन को रिप्रेजेंट कर सकते हो एज स्मॉल पी और उसके सर पे पॉजिटिव लगा दो, क्योंकि इसके ऊपर क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। देन कहता है मास ऑफ अ प्रोटॉन इज टेकन एज 1 यूनिट एंड इट्स चार्ज एज +1। प्रोटॉन का चार्ज हमने क्या माना, 1 यूनिट मान लिया, और इसका प्रोटॉन का जो मास था वो हमने 1 यूनिट मान लिया और इसके चार्ज को प्लस मान लिया, वहां से ये सिंबल आया। देन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कंसीडर्ड टू बी नेग्लिजिबल एंड इट्स चार्ज इज -1। ये इन सिंबल्स के रिस्पेक्ट में बता रखा है कि हमने ये चीज़ें ऐसे अज्यूम कर ली थी और वहाँ से हमें ये पता चला कि चलो इसका सिंबल ऐसा ले लेते हैं, ई और इसके सर पे माइनस, पी और इसके सर पे प्लस, इस तरीके से। ठीक है, अब देखो इतना सब जानने के बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है, या नेक्स्ट फैक्ट हमें ये पता चला कि इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं और प्रोटॉन्स हैं, इन दोनों का जो चार्ज है वो तो सेम है लेकिन ऑपोजिट है। ठीक है, क्योंकि इनका चार्ज सेम है, मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन ऑपोजिट है, तो ये एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं। और हमें ये भी पता चला कि प्रोटॉन जो होते हैं वो एटम के इंटीरियर यानी बहुत अंदर लाए करते हैं, एटम के एकदम अंदर जा कर के हमें प्रोटॉन्स मिलते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन जो है वो तो बाहर ही मिल जाते हैं। इन सारी चीज़ों से क्यूरियोसिटी और ज़्यादा बढ़ गई। फिर क्वेश्चन हमारे पास ये आया कि पूरे एटम का एक्चुअल स्ट्रक्चर कैसा होगा, कहाँ पर इलेक्ट्रॉन होंगे, कहाँ प्रोटॉन होंगे। तो देखो यहाँ से आता है हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ एटम। अब देखो ये जो स्ट्रक्चर ऑफ एटम की अगर हम बात करें तो जब चैप्टर 3 हमने पढ़ा था वहाँ पर अपने पास एक आई थी डेल्टन एटॉमिक थ्योरी। इस थ्योरी ने ये कहा था कि एटम जो है वो सबसे छोटी यूनिट है, वो इनडिविजिबल है, यानी आप उसको तोड़ नहीं सकते, आप उसको डिस्ट्रक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, लेकिन जब हमें पता चला या डिस्कवरी हुई इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की, तो इसका मतलब डेल्टन एटॉमिक थ्योरी तो फेल कर गई, क्योंकि वो कह रही थी कि एटम सबसे छोटी यूनिट है किसी भी मैटर की, पर एटम से भी छोटे होते हैं इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और ये सब जानने के बाद हमारे पास ये इशू था कि अगर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन कुछ हैं और वो एटम के अंदर ही हैं, तो इनकी प्लेस कहाँ है, मतलब एटम के अंदर तो है पर एटम के अंदर कहाँ है, बिल्कुल बाउंड्री पे है या अंदर जाके है, गोल है, स्क्वायर है, कैसा है, बहुत सारे क्वेश्चंस उठ रहे थे। तो उसके बाद एटम के मॉडल प्रपोज करे जाने लगे। कोई कह रहा था एटम ऐसा होता है, कोई कह रहा था ऐसा होता है। उनमें सबसे पहले आए जे थॉमसन और इन्होंने अपने सबसे पहला मॉडल प्रपोज किया। तो जे थॉमसन ने क्या बोला कि एटम जो होता है वो क्रिसमस पुडिंग के जैसा होता है। क्रिसमस पुडिंग क्या है कि ऐसे एक केक होता है, उसके बीच में छोटी छोटी सी क्या होती हैं, चेरी होती हैं या ड्राई फ्रूट्स होते हैं। ठीक है, तो इन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन्स इन अ स्फीयर ऑफ पॉजिटिव चार्ज वर लाइक करंट्स या फिर ड्राई फ्रूट्स इन अ स्फेरिकल क्रिसमस पुडिंग। इन्होंने कहा कि जैसे पुडिंग के अंदर होता है ना कि पूरा पॉजिटिव मतलब केक से भरा होता है और यहाँ पे छोटे छोटे ड्राई फ्रूट्स होते हैं, तो ऐसा कुछ इन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉन्स कुछ ऐसे ही पड़े होंगे। वो जो चेरी थी या वो जो ड्राई फ्रूट था, ड्राई फ्रूट को कंसीडर कर लिया इलेक्ट्रॉन से, और बाकी पूरे में कौन हो गया, स्फीयर ऑफ पॉजिटिव चार्ज, यानी कि बाकी पॉजिटिव चार्ज भरा हुआ है। या फिर इन्होंने इसको कंपेयर करा वाटरमेलन से, कहा कि वाटरमेलन में जैसा होता है ना कि पूरा रेड रेड होता है, एक सेकेंड, पूरा रेड रेड होता है। ठीक है, लेकिन इसके अंदर छोटे छोटे से बीज होते हैं जो इसके अंदर एम्बेडेड होते हैं। एम्बेडेड का मतलब होता है इसमें ऐसे घुसे हुए होते हैं, फंसे हुए से। ठीक है, सेम इन्होंने कहा कि हमारे पास क्या होता है कि एटम होता है, एटम के अंदर ये जो बीज है, इनको बीज को इन्होंने कंसीडर करा इलेक्ट्रॉन, और रेड पार्ट को कंसीडर कर लिया पूरा पॉजिटिवली चार्ज। तो इन्होंने कहा कि एटम जो है वो कुछ कुछ वाटरमेलन जैसा है। ठीक है,
तो इन्होंने क्या दो चीज़ें प्रपोज करी, सबसे पहला एटम कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज्ड स्फीयर एंड इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड इन इट। एटम जो है वो एक पूरा का पूरा स्फीयर है, पूरा गोलू मोलू है, गोल मटोल है, और पूरा किससे भरा हुआ है, पॉजिटिव चार्ज से। इसमें कहीं कहीं पे नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं इसके अंदर, ठीक है। दूसरी बात ये कहते हैं कि नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्जेस आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, सो द एटम एज अ होल इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दोनों बराबर हैं एटम के अंदर, इसीलिए पूरा जो एटम है वो कैसा है, न्यूट्रल है। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल मतलब कि उस पर कोई चार्ज नहीं है, क्योंकि एटम के अंदर जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज है, तो दोनों ने एक दूसरे को बैलेंस कर लिया, और बैलेंस कर लिया तो एटम कैसा हुआ, न्यूट्रल। न्यूट्रल मतलब पूरे एटम पे कोई चार्ज नहीं है, एटम के अंदर चार्ज है। Although Thomson's model explained the atoms are electrically neutral, result of experiments carried out by other scientists could not be explained by this model as we see below। तो हुआ क्या कि थॉमसन्स मॉडल ने वो तो सही बताया कि एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, लेकिन बाकी कुछ साइंटिस्ट ऐसे थे जिनके रिजल्ट जो थे वो इनसे मैच नहीं कर रहे थे। तो फिर वहाँ पर ये थॉमसन्स मॉडल जो था ये इतना एक्सप्लेन कर नहीं पाया चीज़ों को। फिर हम गए रदरफोर्ड के पास, तो रदरफोर्ड कहते कि मेरे पास भी कुछ है। इन्होंने बोला अर्न्स्ट रदरफोर्ड was interested in knowing how the electrons are arranged within an atom. Rutherford designed an experiment for this. In this experiment, fast moving alpha particles were made to fall on a thin gold foil. इन्होंने क्या किया था, पतली सी गोल्ड की फॉइल ले ली थी, जैसे अपना एल्यूमिनियम फॉइल होता है जिसमें हम चपाती रैप करके लेके जाते हैं स्कूल में, राइट। वैसे इन्होंने क्या लिया था, गोल्ड का फॉइल लिया था, और गोल्ड के फॉइल पे फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल्स को बम्बार्ड करा दिया था। बम्बार्ड मतलब बहुत सारे अल्फा पार्टिकल्स उसके ऊपर गिरा दिए थे, उस पर उसकी तरफ ऐसे सब्जेक्ट किए थे। कैसे सब्जेक्ट किए थे, जैसे ये हो गया गोल्ड फॉइल और यहाँ हो गए बहुत सारे अल्फा पार्टिकल, तो ये डैश डैश करके गिर रहे हैं इसके ऊपर। देन कहते हैं ही सेलेक्टेड अ गोल्ड फॉइल। गोल्ड ही फॉइल इन्होंने सेलेक्ट क्यों किया, बिकॉज ही वॉन्टेड एज थिन अ लेयर एज पॉसिबल। दिस गोल्ड फॉइल वॉज अबाउट 1000 एटम्स थिक। इनको चाहिए था कि मैं कोई ऐसी चीज़ लूँ, कोई ऐसी लेयर लूँ जो बिल्कुल ही ज़्यादा पतली हो, मतलब पतली से भी ज़्यादा पतली, जितना भी पतला पॉसिबल हो सके उतनी पतली सी लेयर में लूँगा। तो वो किसकी पॉसिबल हुई, गोल्ड की। उसके बाद कहते हैं कि अल्फ़ा पार्टिकल्स आर, ये जो अल्फ़ा पार्टिकल्स इन्होंने फेंके थे गोल्ड फॉइल पे, ये बेसिकली क्या होते हैं, आप लोगों को पता है हीलियम एक एटम होता है, हीलियम का सिंबल होता है He, ये हम चैप्टर 3 में पढ़ चुके हैं, राइट। हीलियम का सिंबल क्या होता है, He। तो इन्होंने कहा कि अल्फा पार्टिकल्स क्या हैं, ये जो हीलियम है इस हीलियम को आयन में कन्वर्ट कर दो। यानी देखो हीलियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 2। अगर इसका एटॉमिक नंबर 2 है, इसमें इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 2। और अगर ये दोनों ही इलेक्ट्रॉन इसमें से निकाल देंगे तो हमारे पास आ जाएगा He2 पॉजिटिव। ये जो He2 पॉजिटिव है अब आपके पास, इसी को बोला जा रहा है अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल्स आर डबली चार्ज्ड हीलियम आयन। He2 पॉजिटिव का ही दूसरा नाम है अल्फा पार्टिकल। जैसे आपके स्कूल का नाम हो सकता है राहुल, सचिन, व्हाटएवर, और आपके घर का नाम हो सकता है सोनू, मोनू, कुछ भी। तो ऐसे ही ये He2 पॉजिटिव जब बन गया तो इसका नाम हमने रख दिया अल्फा पार्टिकल, ठीक है। और इन He2 पॉजिटिव आयन को हमने गोल्ड फॉइल पे फेंका था, इन्हीं को कह रहे हैं अल्फा पार्टिकल, कि अल्फा पार्टिकल को गोल्ड फॉइल पे फेंका गया। क्योंकि इनका मास कितना है, 4 यूनिट्स। तो हमने कहा कि ये जो फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल है, इनकी एक कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी इनके पास होगी। मतलब ये ऐसे नहीं है कि बिल्कुल मरे पड़े, इनके पास कुछ भी एनर्जी नहीं है, इनके पास कुछ एनर्जी तो है, नॉर्मल अमाउंट की, ठीक है।
It was expected that alpha particle would be deflected by the subatomic particles in the gold atoms. Since the alpha particles were much heavier than the proton, he did not expect to see large deflections. पहले जो इन्होंने अज्यूम कर रखा था कि ऐसा ऐसा कुछ हो सकता है जब हम ये एक्सपेरिमेंट करेंगे, तो इन्होंने ये सोचा था, ये एक्सपेक्ट किया था कि अल्फा पार्टिकल्स जो हैं वुड बी डिफ्लेक्टेड बाय सब एटॉमिक पार्टिकल्स इन गोल्ड एटम्स। मतलब कि इन्होंने ये सोचा था कि गोल्ड फॉइल जो होगी उसमें क्या है, गोल्ड के एटम्स हैं, तो वो जो गोल्ड के एटम्स हैं उनसे कुछ डिफ्लेक्शन मिलेगी अल्फा पार्टिकल्स को और ये इधर उधर भाग जाएंगे। क्योंकि अल्फा पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा हैवी हैं, बहुत ज़्यादा हैवी हैं प्रोटॉन से, इसीलिए इन्होंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इन्हें बहुत ज़्यादा डिफ्लेक्शंस देखने को मिलेगी। देखो ये गोल्ड का फॉयल, ये उसमें एटम, इन एटम को बोल लोगे गोल्ड के एटम, क्योंकि गोल्ड फॉयल के अंदर एटम है तो हम कह देते हैं गोल्ड के एटम है, ठीक है। अब गोल्ड का एटम है तो इसके अंदर भी कुछ अमाउंट ऑफ प्रोटॉन होंगे, भाई कुछ तो प्रोटॉन होंगे ना गोल्ड के एटम में। तो ये कह रहे हैं कि गोल्ड एटम में जो प्रोटॉन्स हैं और बाहर से आप फेंक रहे हैं He2 पॉजिटिव और यहाँ पे लिख देते हैं P, P स्टैंड्स फॉर प्रोटॉन। अब जैसे ही आपने बाहर से He2 पॉजिटिव इसके ऊपर फेंका, क्योंकि He2 पॉजिटिव ज़्यादा हैवी है एज कंपेयर टू प्रोटॉन के, इसीलिए बहुत ज़्यादा डिफ्लेक्शन नहीं होनी चाहिए। मतलब ये इसके ऊपर आए और फिर ऐसे बहुत दूर कहीं निकल गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये हमने अज्यूम किया था, ठीक है, ये हमने पहले ही कुछ जैसे अंदाजे हम लगाने शुरू कर देते हैं, उसमें से था ये। अब देखते हैं कि अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग जो थी उसका एक्चुअल रिजल्ट क्या निकला। देखिए, तो हुआ ये कि ये जो यहाँ पे है ये आपको पूरा वो एक्सपेरिमेंट ही दिखाया हुआ है, कैसे हुआ था, क्या कुछ था। ये जो गोलू गोलू दिख रहे हैं आपको, ये सभी क्या है, गोल्ड के एटम्स है। ये इन्होंने यहाँ पे बता भी रखा है हमें, ये पूरा जो है ये क्या है, अपने आप में गोल्ड का एटम है। देन ये पूरा गोलू गोलू ये गोल्ड का एटम है, ठीक है। और इसके ऊपर हमने यहाँ से अल्फा पार्टिकल्स को फेंका, पूरी ऐसी स्ट्रीम बना करके उसकी। अभी देखो, अल्फा पार्टिकल स्कैटर एक्सपेरिमेंट gave totally unexpected results. The following observations were made. हमें जो भी हमने सोच रखा था कि यार ऐसा नहीं होगा वैसा नहीं होगा, उससे बिल्कुल अलग हमें देखने को मिली चीज़ें। और ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि देखो सबसे पहला देखते हैं कि ऑब्जर्वेशन क्या है। मोस्ट ऑफ द फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल पास्ड स्ट्रेट थ्रू द गोल्ड फॉयल। बहुत सारे अल्फा पार्टिकल तो सीधे ही निकल गए, जैसे आप इसके अंदर देख सकते हो कि देखो ये वाली जो लाइन आई है ये फर्स्ट सीधी आई है, ये भी सीधी है, ये भी स्ट्रेट है, ये भी स्ट्रेट है, ये भी स्ट्रेट है, ये भी स्ट्रेट है, ये भी और ये भी। इतनी सारी लाइनों में से ज़्यादातर लाइंस तो सीधी ही आ रही है। नंबर 2, सम ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स वर डिफ्लेक्टेड बाय द फॉयल बाय स्मॉल एंगल्स। कुछ अल्फा पार्टिकल्स को कुछ छोटे मोटे एंगल से डिफ्लेक्शन मिली। छोटा एंगल का मतलब है कि जैसे ये यहाँ आया और फिर ये इस साइड में बेंड कर गई, ये वाली इधर जा करके इधर बेंड कर गई, यहाँ कुछ एंगल बना ना इसका। सिमिलरली इधर पे ये कुछ एंगल से डिफ्लेक्ट हुई ना, इधर मुड़ी। तो उसी की बात कर रहे हैं कि कुछ एक ऐसे अल्फा पार्टिकल थे जिन्होंने छोटा सा कुछ एंगल बना करके डिफ्लेक्शन हमें दिखाई। लास्ट कहता है, सरप्राइजिंगली 1 out of every 12,000 अल्फा पार्टिकल्स अपीयर टू बी रीबाउंड। रीबाउंड मतलब वापस आ गए उसी सेम पाथ से। जैसे देखो ये वाला, ये इधर गया और इधर से ही वापस, आगे तो है ही नहीं है, आगे बेचारा जा ही नहीं पाया। तो इन्होंने कहा कि अगर 12,000 पार्टिकल्स थे तो उनमें से एक पार्टिकल ने ऐसा बिहेवियर शो किया। हर 12,000 पार्टिकल्स में से, अल्फा पार्टिकल्स में से एक अल्फा पार्टिकल का ऐसा बिहेवियर हमें देखने को मिला। अब इन ऑब्जर्वेशंस के बेस पे हमने क्या निकाला कि हमने क्या कंक्लूड किया कि अगर ये ऑब्जर्वेशन हमें मिली है तो इसका मतलब हमें क्या कंक्लूजन मिल रहा है पूरे एक्सपेरिमेंट से। देखो, सबसे पहला है, मोस्ट ऑफ द स्पेस इनसाइड द एटम इज एम्प्टी बिकॉज मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास थ्रू द गोल्ड फॉयल विदाउट गेटिंग डिफ्लेक्टेड। आपने अभी देखा फर्स्ट ऑब्जर्वेशन जो थी, जितनी भी रेड वाले ये बनाए हुए हैं इन दो को छोड़ करके,
बाकी सभी में क्या है कि बिल्कुल सीधी हैं, ये तो स्ट्रेट जो पास कर गई, क्योंकि मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल सीधी बिना किसी डिफ्लेक्शन के इधर उधर मुड़े तुड़े सीधे निकल गई हैं। इसका मतलब है कि एटम के अंदर मैक्सिमम जो स्पेस है वो कैसा है, एम्प्टी है। ज़्यादातर स्पेस जो एटम में है वो एम्प्टी है। सेकेंड बोलता है वेरी फ्यू पार्टिकल्स वर डिफ्लेक्टेड फ्रॉम देयर पाथ इंडिकेटिंग दैट द पॉजिटिव चार्ज ऑफ एटम ऑक्यूपाइज वेरी लिटिल स्पेस। अल्फा पार्टिकल कैसे थे, पॉजिटिवली चार्ज थे, और एटम के अंदर जो छोटा सा है वहाँ पे भी क्या है, पॉजिटिव स्फीयर है। तो बहुत ही कम, ये अगर हम इसकी बात करें, देखो इसको एक डिफ्लेक्शन मिली, इसको डिफ्लेक्शन मिली, बहुत ही कम को मिली ना डिफ्लेक्शन। इसका मतलब है कि ये जो छोटा सा है पार्ट जहाँ से ये टकरा रहा है वो पार्ट बहुत ही छोटा है, यानी कि पॉजिटिव चार्ज जो है एटम में वो बहुत ही कम है, बहुत ही छोटा सा है। थर्ड, a very small fraction of alpha particles were deflected by 180 degree, indicating that all the positive charge and mass of the gold atom were concentrated in a very small volume within the atom। क्योंकि ये जैसे इसमें थी, इधर गया और इधर से ही वापस बाउंस बैक, ये बहुत ही कम पार्टिकल्स को मिली। ऐसा इसके अंदर भी देखो, ये यहाँ से आ रहा है, इधर गया और यहाँ से वापस, बहुत ही कम के साथ ऐसा हुआ ना। इसका मतलब वही कि आपका जो पॉजिटिव चार्ज है, सारा का सारा मास जो है एक तो उसी में है, और दूसरी चीज़ की वॉल्यूम जो है इसकी वो बहुत ही कम है, बहुत छोटा है। अब इसके बेस पे इन सारी ऑब्जर्वेशंस के बेस पे और कंक्लूजन के बेस पे रदरफोर्ड ने फिर हमें बताया कि एटम का स्ट्रक्चर कैसा हो सकता है। उसमें कहते हैं कि देयर इज़ अ पॉजिटिव चार्ज सेंटर इन द एटम कॉल्ड न्यूक्लियस, नियरली ऑल द मास ऑफ द एटम रिसाइड्स इन द न्यूक्लियस। कि एटम जो है उसके बिल्कुल बीच में एक सेंटर है जो कि पॉजिटिवली चार्ज्ड सेंटर है, मतलब ये पॉजिटिव चार्ज से मिलकर के बना हुआ है। इस पॉजिटिवली चार्ज्ड सेंटर को हम कहते हैं न्यूक्लियस। पूरे एटम का जो मास है वो इसी के अंदर है, मतलब इस न्यूक्लियस की ही वजह से है। उसके बाद कहता है द इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर पाथ। अब ये जो न्यूक्लियस है इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, और इलेक्ट्रॉन जो घूम रहे हैं वो अपने सर्कुलर पाथ में, गोल गोल पाथ में घूम रहे हैं। थर्ड, साइज ऑफ न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल कंपेयर टू द साइज ऑफ एटम। ये जो न्यूक्लियस है छोटा सा गोल गोल बीच में, हमने रेड कलर से बना लिया, ये न्यूक्लियस का साइज पूरे एटम के साइज के कंपैरिजन में बहुत ही छोटा है। एटम के कंपैरिजन में ये जो साइज ऑफ न्यूक्लियस का जो साइज है वो बहुत ही कम है। ये 3 ऑब्जर्वेशन हमें यहाँ से देखने को मिली। तो चलो, इन्होंने एटम के बारे में कुछ अच्छी अच्छी बातें बता दी, लेकिन इनके जो मॉडल था इसके भी कुछ ड्रॉबैक्स थे। कुछ इनकी भी कुछ खामियां थी, कुछ चीज़ें रह गई थी। देखो, जैसे इन्होंने बोला कि एटम के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं गोल गोल उसमें पाथ में एटम के चारों तरफ। तो फिर कहता है कि अगर एटम के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं, तो अगर वो कोई भी पार्टिकल किसी सर्कुलर ऑर्बिट में, गोल गोल ऑर्बिट में घूमेगा, तो गोल गोल घूमते हुए उसको एक एक्सेलरेशन मिल जाएगा। और अगर एक्सेलरेशन मिल गया किसी चार्ज्ड पार्टिकल को, तो इसका मतलब कि वो अपनी एनर्जी रेडिएट करेगा। ये जो पार्टिकल है जो गोल गोल घूम रहा है, ये गोल गोल घूमता हुआ पार्टिकल अपनी एनर्जी रिलीज करेगा। और एक टाइम ऐसा आना चाहिए जब रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन, यानी ये घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन अपनी सारी एनर्जी लूज कर देगा और फाइनली न्यूक्लियस में जा गिरेगा। और अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में जा गिरा, मतलब जो हम कह रहे हैं वो अगर होगा, तो इसका मतलब तो एटम जो है वो हाईली अनस्टेबल है और मैटर एग्जिस्ट ही नहीं करना चाहिए। क्योंकि देखो, ये गोल तो बनाएगी, एक सेकेंड, ये अपने पास हो गया एटम, इसके बीच में यहाँ हो गया न्यूक्लियस और इधर हो गया इलेक्ट्रॉन।
ये इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस के चारों तरफ गोल गोल घूम रहा है, ये ऐसे गोल 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 गोल। अगर ये गोल गोल घूम रहा है तो इसकी एनर्जी खत्म होनी चाहिए और एक टाइम पे ये आ करके इसी के अंदर गिर जाए न्यूक्लियस में। और अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में गिर जाएगा तो एटम तो पूरा ख़त्म हो जाएगा, एटम ही ख़त्म हो जाएगा, तो फिर मैटर एग्जिस्ट नहीं करेगा। लेकिन हमें पता है कि ऐसा कुछ भी नहीं होता। एटम एग्जिस्ट करता है, मैटर एग्जिस्ट करता है। इसको एक्सप्लेन करने के लिए कौन आया? फिर साइंटिस्ट बोर आए, उनका नाम था बोर्स मॉडल ऑफ एटम। इन्होंने क्या कहा? सबसे पहले ओनली सर्टेन स्पेशल ऑर्बिट्स नोन एज डिस्क्रीट ऑर्बिट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन आर अलाउड इनसाइड द एटम while revolving in discrete orbits the electron do not radiate energy। इन्होंने ये कहा कि ये एटम है, ये न्यूक्लियस हो गया और इसके यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन हो गया। तो ये जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है ये बात सही है, रदरफोर्ड अंकल ने बिल्कुल सही बात बताई, इलेक्ट्रॉन घूमता है। लेकिन ये इलेक्ट्रॉन ऐसे ही नहीं घूमता, ये अपनी एक फिक्स्ड सर्कुलर ऑर्बिट में घूमता है। ये कुछ गोल गोल ऑर्बिट है, इसी ऑर्बिट के अंदर ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा। ऑल्सो जब ये रिवॉल्व कर रहा है तो ये अपनी कोई अमाउंट ऑफ एनर्जी रेडिएट नहीं करता। ठीक है, जैसे देखो ये जो डिस्क्रीट ऑर्बिट्स हैं, मतलब डिस्क्रीट मतलब सिंगल सिंगल, ये अलग अलग जो ऑर्बिट्स हैं इनको हम कहते हैं एनर्जी लेवल्स। जिससे सबसे पहले ये आपको दिखा रखा है यहाँ पे, ये जो बिल्कुल डार्क ब्लैक है ये है आपके पास न्यूक्लियस। देन फर्स्ट लेवल के शेल जिसमें स्मॉल n की वैल्यू होती है 1, आप लिख सकते हैं इसको ऐसा। सेकेंड शेल है L शेल विद n इज इक्वल्स टू 2। थर्ड शेल इज M शेल विद n इज इक्वल्स टू 3। फोर्थ शेल इज N शेल विद n इज इक्वल्स टू 4। यानी कि आप ऐसा बोल सकते हैं कि n की वैल्यू 1 से स्टार्ट हो रही है, 1 2 3 4 एक्सेट्रा। और ये जो शेल्स हैं ये आपके K L M N एक्सेट्रा ऐसे वाले शेल्स हैं। आप चाहें तो अल्फ़ाबेट से बता सकते हैं, आप चाहें तो नंबर से बता सकते हैं। ये वो शेल्स हैं जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। ठीक है, और उस टाइम घूमते हुए जैसे यहाँ पे यहाँ इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो वो इसी ऑर्बिट में रहेगा, K में ही रहेगा और कहीं नहीं जाएगा। अगर कोई यहाँ पे है L में तो वो L में ही रहेगा, कहीं और नहीं जाएगा। इतने सब के बाद में हमारे पास आया डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन को किसने डिस्कवर किया? 1932 में जे चैडविक डिस्कवर्ड न्यूट्रॉन। अब ये जो न्यूट्रॉन्स थे इनका कोई चार्ज नहीं था और इनका मास प्रोटॉन के मास के इक्वल था। न्यूट्रॉन्स कहाँ पर होते हैं? ये भी एटम के अंदर होते हैं, लेकिन ये हाइड्रोजन में नहीं होते। एक्सेप्ट हाइड्रोजन, बाकी सबके अंदर न्यूट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। न्यूट्रॉन को हम जनरली जो रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल n से करते हैं। ठीक है, इसीलिए हमसे कहा गया कि क्योंकि देखो हम कह रहे हैं कि न्यूट्रॉन जो है हाइड्रोजन के अंदर न्यूट्रॉन नहीं है। ठीक है, तो हाइड्रोजन को छोड़ करके बाकी सभी एटम्स के लिए अगर आप पूरे एटम का मास निकालेंगे तो हम कहते हैं मास ऑफ एटम इज इक्वल्स टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन प्लस मास ऑफ प्रोटॉन। तीनों के मासेस को ऐड कर दो, दैट विल बी द टोटल मास ऑफ एटम। तो देखो यहाँ से हमारे पास क्वेश्चन आता है कि अगर ऐसा कुछ है कि एटम्स इस तरीके से अरेंज्ड हैं वगैरह, तो एटम के अंदर जो डिफरेंट ऑर्बिटल्स हैं, इन डिफरेंट ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स किस तरीके से प्रेजेंट हैं। मतलब अगर ये इस ऑर्बिट की बात करें हम के शेल की, तो फिर इसमें इलेक्ट्रॉन कहाँ पर है, कितने इलेक्ट्रॉन है। इससे अगली वाली जो है एल शेल, इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं, क्या दोनों में सेम है के और एल में या अलग अलग है, कैसा है इनका अरेंजमेंट। The distribution of electron into the orbits of atom was suggested by Bohr and Bury. The following rules are followed for writing the number of electrons in different energy levels or shells. तो अब हम कुछ रूल्स सीखेंगे जिनसे हमें पता चलेगा कि इलेक्ट्रॉन कहाँ कैसे प्रेजेंट है। सबसे पहले कहता है maximum number of electron present in a shell is given by the formula 2n square। यानी कि देखो n की वैल्यू अभी आप देख करके आए, k l m n ये वाली शेल्स होती हैं। इसके लिए स्मॉल n की वैल्यू क्या है 1 2 3 4। तो आपको क्या करना है, ये फॉर्मूला 2n स्क्वायर, ये n यही वाला n है सेम,
ठीक है, जिसकी भी बात कर रहे हैं तो वहाँ फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए 2n²। इससे आपको पता चल जाएगा कि उस पर्टिकुलर ऑर्बिट में, उस पर्टिकुलर लेवल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। देखो मैक्सिमम की बात करें कि ज़्यादा से ज़्यादा इतने आ सकते हैं, ठीक है, पर ज़रूरी नहीं है कि हर में उतने ही होंगे, कुछ में थोड़े कम भी हो सकते हैं। आओ अब देखते हैं कैसे। वेयर n इज इतना मैक्सिमम नंबर। अब देखो हम k एलिमेंट इन सब के लिए निकालें तो k की वैल्यू n के लिए, मतलब k में n की वैल्यू कितना है 1, तो आप यहाँ पुट करेंगे 2 × 1 और इसका स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू 2 × 1, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, और 2 × 1 = 2। तो k शेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं, 2 आ सकते हैं, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब l के लिए देखते हैं। 2 × l के लिए देखो n की वैल्यू कितनी है, 2 है, 2 और इसका स्क्वायर, 2 × 2 = 4, 2 का स्क्वायर हो गया 4, 2 मल्टीप्लाई में है ही, 4 × 2 = 8, यानी l में मैक्सिमम कितने आएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। अब m की बात करें तो ऐसे ही इसमें करेंगे 2 × 3 और इसका स्क्वायर, तो 2 × 3 = 3 = 9 और 9 × 2 = 18, यानी इसमें कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 18 आएंगे मैक्सिमम। उसके बाद n के लिए n की वैल्यू 4, तो हम करेंगे 2 × 4 इसका स्क्वायर, 2 × 4 = 4 = 16, 16 × 2 = 32, यानी फोर्थ में या n में हमारे पास मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं, 32। तो ये इस तरीके से निकाला, ये हमने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन निकाले फर्स्ट ऑर्बिट में, सेकेंड ऑर्बिट में, थर्ड ऑर्बिट में, फोर्थ ऑर्बिट में। ठीक है, अब देखिए मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट कैन बी अकोमोडेटेड इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट इज 8। जो आउटर मोस्ट का मतलब है बेटा सबसे बाहर, पूरे एटम में अगर ऐसे ये ऑर्बिट्स हैं तो इनमें सबसे बाहर ऑर्बिट कौन सी है, ये वाली, तो इसी को बोल रहे हैं आउटर मोस्ट ऑर्बिट। और कहता है कि आउटर मोस्ट ऑर्बिट में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं, 8 हो सकते हैं। Electrons are not connected in a given shell unless the inner shells are filled. That is, shells are filled in the stepwise manner. जब एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन की फिलिंग होगी तो सबसे पहले अंदर वाले शेल्स फिल होंगे, उसके बाद करते करते धीरे धीरे बाहर वाले शेल्स तक आएंगे। जैसे ये है तो इसमें अंदर कौन सा है, अगर मैं इसको न्यूक्लियस मान के चल रही हूँ कि ये हमारे पास न्यूक्लियस है, सबसे पहला ऑर्बिट कौन सा है, ये वाला, तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन आएंगे इसमें, उसके बाद इसमें, उसके बाद इसमें। जब तक ये अपने मैक्सिमम पे नहीं पहुंच जाता तब तक आगे वाले पे आप शिफ्ट नहीं करेंगे। ओके, अभी देखो इसी को हम डायग्राम की हेल्प से देख लेते हैं। जैसे यहाँ दिया हुआ है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के अंदर कितना, एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, तो इन्होंने यहाँ पे दिखा रखा है डॉट से, एक इलेक्ट्रॉन। ये तो बीच में जो दिखाया हुआ है ये आपका न्यूक्लियस है, मतलब हाइड्रोजन का न्यूक्लियस है। ठीक है, देन आता है हीलियम पे, हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो ये बीच में हो गया न्यूक्लियस और साइड में 1 और 2, 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। सेम लिथियम के लिए, तो यहाँ पे न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के बाद फर्स्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 2, और फिर क्योंकि लिथियम के अंदर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन होते हैं 3 इलेक्ट्रॉन है तो फर्स्ट ऑर्बिट में तो 2 ही आ सकते हैं। फर्स्ट में 2 ही क्यों आ सकते हैं, क्योंकि फर्स्ट शेल कौन सा है, के शेल। के शेल के लिए n की वैल्यू है 1 और फॉर्मूला क्या था, 2n², यानी 2 × 1 का स्क्वायर यानी कि 2, तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 2 हो गए, एक ये रहा और एक ये रहा। उसके बाद क्योंकि टोटल इलेक्ट्रॉन 3 है तो 2 तो इधर आ जाएंगे, बचा एक को कहाँ, नेक्स्ट वाले में जाना पड़ेगा। बेरिलियम में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये न्यूक्लियस, पहले फर्स्ट वाले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आ गए और बेचारे बचे कुछ 2 को नेक्स्ट शेल में जाना पड़ेगा। सिमिलरली बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, इन सब का ऐसे ही चलेगा। अभी यहाँ देखो फ्लोरीन, फ्लोरीन में होते हैं 9 इलेक्ट्रॉन्स। अगर 9 इलेक्ट्रॉन है तो फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, 1 और 2, बीच में तो न्यूक्लियस है। देन 9 में से 2 गए, बचे 7 इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन बाहर हो गए, बन गया फ्लोरीन का स्ट्रक्चर। अगर हम बात करें नियॉन की तो Ne, इसमें होते हैं टोटल
10 इलेक्ट्रॉन्स, तो ए के बीच में न्यूक्लियस, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 1 2, 10 में से 2 गए, बचा कितना 8, तो 8 इलेक्ट्रॉन्स बाहर आ जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। उसके बाद सोडियम, सोडियम में इलेक्ट्रॉन 11 इलेक्ट्रॉन, तो फिर बीच में न्यूक्लियस, देन 1 2, फर्स्ट में 2 ही आ सकते हैं, सेकेंड वाले में मैक्सिमम कितने आते हैं, देखो करते हैं, के के बाद कौन था L, N की वैल्यू 2, 2 इंटू एन का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर, तो 2 इंटू 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 4 2 ज़ा 8, यानी सेकेंड ऑर्बिट में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं 8, और 8 तो यहाँ है 1 2 3 4 5 6 7 8। अब आपने जो टोटल फिलिंग करी है ऑरेंज वाले से वो कितनी हुई, फर्स्ट वाले में आए 2 इलेक्ट्रॉन, उससे नेक्स्ट वाले में आए 8 इलेक्ट्रॉन, 8 + 2 यानी 10 इलेक्ट्रॉन तो आपने फिल कर दिए, बचा कितना 1 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि हमारी सेकेंड ऑर्बिट कम्प्लीटली फिल हो चुकी है, उसमें मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते थे, वो उसमें आ चुके हैं, 8 से ज़्यादा उसमें नहीं आते, तो हमें थर्ड ऑर्बिट पे मूव करना पड़ेगा जिसमें हमारे पास बचा कुछा 1 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, क्योंकि टोटल तो 11 ही है ना, 11 फिल करने, तो 2 8 और 1, ऐसे ऐसे ही आप इन सब का भी कर सकते हैं, ठीक है। अब हमारे पास आता है न्यू कॉन्सेप्ट जिसका नाम है वैलेंसी। तो देखो वैलेंसी क्या होती है, किसी भी एटम के अंदर हमने अभी तक जो पढ़ा, वी हैव लर्नड हाउ द इलेक्ट्रॉन इन एन एटम आर अरेंज्ड इन डिफरेंट शेल्स, द इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द आउटरमोस्ट शेल ऑफ एटम आर नोन एज वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ये जो जैसे जितने भी शेल्स हैं, जो बाहर सबसे बाहर जो शेल है, तो देखो यहाँ से हमने ये कंक्लूजन निकाला कि जिन किसी के भी आउटर मोस्ट में 3 इलेक्ट्रॉन है, जैसे कि लिथियम सोडियम, इन दोनों के आउटर मोस्ट में कितना है 1, इसमें भी 1 है, इसमें 1, बेरिलियम मैग्नीशियम इनमें 2 है, बोरोन एल्यूमिनियम इनमें 3 है, कार्बन सिलिकॉन इनमें 4 है, तो यहाँ पे होगा वैलेंसी विल बी 1 2 3 4, ऐसे इनकी वैलेंसी होगी, ठीक है। और जिस किसी में भी फिर 4 से ज़्यादा यानी 5 6 7 है, तो इनमें आपको एक रूल फॉलो करना है विच इज़ 8 - n, n मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जितने भी हैं। नाइट्रोजन की बात हो तो नाइट्रोजन में आउटर मोस्ट में कितने हैं 5 इलेक्ट्रॉन है, सिर्फ आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है। नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन हैं, तो आप 8 में से 5 माइनस कर देंगे विच इज़ 3, और वैलेंसी ऑफ नाइट्रोजन इज 3। सेम गोज फॉर फॉस्फोरस। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में कितने हैं 6 इलेक्ट्रॉन्स, 6 इलेक्ट्रॉन है तो 8 - 6, वैलेंसी हो गई 2। ऑक्सीजन और सल्फर दोनों के लिए 2। देन अगर हम बात करें फ्लोरीन, तो फ्लोरीन के अंदर, फ्लोरीन में हमारे पास है 9 इलेक्ट्रॉन, 9 टोटल हैं, आउटर मोस्ट में 7 है, 8 - 7 तो अपने पास आया 1 इलेक्ट्रॉन, और इसकी वैलेंसी है 1। नियॉन में तो 8 है, 8 - 8 0, तो इसकी वैलेंसी 0 है। सेम इनके लिए है, सल्फर क्लोरीन आर्गन के लिए, ठीक। तो ऐसे हम देखते हैं वैलेंसी, और वैलेंसी का अगर आपको पूरा आइडिया हो चुका है तो नेक्स्ट हमारे पास है एटॉमिक नंबर और मास नंबर। एटॉमिक नंबर क्या होता है, तो देखो एटॉमिक नंबर को पहले डिनोट करते हैं Z से, जैसे हम हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर है 1, ठीक है। कार्बन की बात करें तो इसका एटॉमिक नंबर है 6। एटॉमिक नंबर को आप कैसे डिफाइन कर सकते हो, एज द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन
एटम। एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट किया जाता है Z से, और एटॉमिक नंबर एक्चुअल में क्या होता है कि कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन या कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर एटम में हैं। तो अगर मैं कहूँ कि लिथियम में, तो लिथियम में बेटा क्या है कि इसका एटॉमिक नंबर है 3, इसमें 3 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 ही प्रोटॉन होते हैं। आप ऐसे लिख सकते हैं कि एटॉमिक नंबर Z इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। ऐड मत कर देना, इक्वल्स टू का साइन आएगा बीच में। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन, दैट इज इक्वल्स टू एटॉमिक नंबर विच इज Z। नेक्स्ट कम्स मास नंबर। मास नंबर क्या होता है? इट इज द सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। अब देखो मास नंबर को आप कैसे डिफाइन कर सकते हैं, ये मास नंबर होता क्या है? मास नंबर इज डिफाइंड एज द सम ऑफ टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। तो मास नंबर क्या होता है? मास नंबर इज नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन है प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ये है मास नंबर। एटॉमिक नंबर रिप्रेजेंटेड बाय Z, ये था आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विच इज इक्वल टू, यहाँ प्लस नहीं है, नंबर ऑफ प्रोटॉन। मास नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल A से, एटॉमिक नंबर को करते हैं कैपिटल Z से। तो किसी भी एलिमेंट का अगर आपको सिंबल लिखना है तो आप कैसे लिखेंगे? पहले लिखो बीच में सिंबल ऑफ एलिमेंट। जैसे अगर मैं बात कर रही हूँ हीलियम, तो मैं यहाँ नीचे लिखूंगी हीलियम का He। अगर मैं हाइड्रोजन की बात कर रही हूँ तो सिंपल H। अगर हम नाइट्रोजन की बात कर रहे हैं तो सिंपल N, इस तरीके से। और नीचे यहाँ मेंशन करेंगे एटॉमिक नंबर, और ऊपर की साइड में सर के ऊपर हम लिख देंगे मास नंबर। एटॉमिक नंबर सुनने से लगता है, क्योंकि ये A से स्टार्ट हो रहा है, कि इसका सिंबल A होगा, लेकिन उल्टा है। एटॉमिक नंबर का सिंबल है Z और मास नंबर का सिंबल है A। एलिमेंट कोई भी X एलिमेंट हो सकता है, तो हम ऐसा लिख सकते हैं X के पाँव में Z और इसके सर पे A to Z। ऐसे याद रख सकते हैं आप इसको चाहे तो, ठीक है। सिंपल याद रखना है, सिंपल याद रख लो। ऐसे ही अगर हम नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन का सिंबल क्या हो जाएगा? N, और उसके साथ साथ एटॉमिक नंबर रिप्रेजेंटेड बाय Z। एटॉमिक नंबर यानी जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है नाइट्रोजन में होते हैं 7, और इसका मास नंबर होता है 14। ठीक है। इसके बाद हमें पढ़ना है आइसोटोप्स। आइसोटोप्स क्या होते हैं? तो बेटा देखो, isotopes are defined as the atom of same element having same atomic number but different mass number। अभी atomic number mass number आपने पढ़ा है ना अभी तो atoms, ऐसे atoms, एक ही एलिमेंट के ऐसे एटम्स जिनका एटॉमिक नंबर सेम होगा लेकिन मास नंबर डिफरेंट होगा, उसे हम कहते हैं आइसोटोप्स। जैसे हम बात करें हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन 1 एटॉमिक नंबर मास नंबर दोनों 1 है। इसी का एक आइसोटोप है ड्यूटीरियम, जिसका एटॉमिक नंबर जिसका मास नंबर 1 है लेकिन इसका एटॉमिक नंबर कितना है? जैसे अगर हम बात करें हाइड्रोजन के बारे में, तो एक होता है 1H1, एक होता है 2H1। 1H1 को आप बोलते हैं प्रोटियम, इसे हम कहते हैं ड्यूटीरियम। दोनों में देखो 1 और 1, एटॉमिक नंबर 1 है लेकिन मास नंबर हाइड्रोजन के लिए 1 और ड्यूटीरियम में 2। इन्हीं का भाई बहन एक और है जिसका नाम है ट्रिटियम। ये ट्रिटियम के अंदर 3H1, यहाँ पे एटॉमिक नंबर 1 है लेकिन मास नंबर कितना है? 3। तो इन तीनों में मास नंबर अलग अलग है और एटॉमिक नंबर सेम है। ये तीनों ही क्या है? आइसोटोप्स हैं। ड्यूटीरियम को आप स्मॉल d से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और ट्रिटियम को हम कैपिटल T से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ड्यूटीरियम को कैपिटल D से, नॉट स्मॉल d, सॉरी।
इसी तरीके से क्लोरीन के बारे में, कार्बन के बारे में, अलग अलग एलिमेंट्स के अलग अलग आइसोटोप्स हैं। ठीक है, क्लोरीन में अगर हम डिस्कस करें तो ये होता है 17 एटॉमिक नंबर, 35 मास नंबर, और इसी का भाई बहन ये रहा दूसरा जिसका एटॉमिक नंबर 17 है लेकिन इसका मास नंबर है 37। ठीक है, वहीं अगर आप कार्बन में डिस्कस करें तो 6C12, एटॉमिक नंबर 6, मास नंबर 12, और ये दूसरा जिसका एटॉमिक नंबर 6 है लेकिन मास नंबर इज 14। ठीक है, ये मास नंबर जो अलग अलग हो रहा है ये सबका अलग अलग इसलिए है क्योंकि देखो, जैसे अगर हम क्लोरीन के बारे में बात करें तो ये जो क्लोरीन है दो आइसोटॉपिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, एक 35U और एक 37U। एक का 35 था, एक का 37 था। ठीक है, इनकी एग्जिस्टेंस अलग अलग है, मतलब कि जो 35 यूनिट वाला है जिसका मास नंबर 35 है वो अगर 3% एग्जिस्ट कर रहा है तो 37U वाला सिर्फ 1% एग्जिस्ट करेगा। इन दोनों की एग्जिस्टेंस में ही फ़र्क है। जैसे कि एप्पल दो तरीके के होते हैं, ग्रीन एप्पल और रेड एप्पल। अब दोनों को बोलोगे तो एप्पल ही, तो मान लो कि ग्रीन एप्पल 1% एग्जिस्ट कर रहा है और रेड एप्पल 3%, तो आप कहेंगे इन दोनों का रेशो 1:3 है, ग्रीन इज टू रेड का, राइट। तो उस सेंस में ये बात करें कि है तो कार्बन ही, लेकिन कार्बन की भी फिर दो फॉर्म्स हो गई, या क्लोरीन ही है लेकिन इसकी दो फॉर्म्स हो गई, एक का मास नंबर 35, एक का मास नंबर 37। दोनों का एटॉमिक नंबर इज 17 ओनली। ओके, और उसके बेस पे इसने हमें बताया कि ये दोनों एग्जिस्ट करते हैं इन दी रेशियो ऑफ 3:1। कौन किस रेशियो में एग्जिस्ट करता है ये एक्सपेरिमेंटली ही पता चल सकता है, हम इसको देख करके नहीं बता सकते कि हाँ क्लोरीन है तो इतना करता होगा। हमने पढ़ रखा है, एक्सपेरिमेंटली डेटा निकाल रखा है, तो हम बात कर सकते हैं कि हाँ 35:37 वाला 3:1 के रेशियो में एग्जिस्ट करता होगा। तो जो एटॉमिक मास की अगर हम बात करें कि एटम का कुछ एक मास होता है, अब जो एटॉमिक मास निकलेगा वो सिंपल एटॉमिक मास नहीं है बेटा, वो एक एवरेज एटॉमिक मास है। एवरेज कैसे? हमने कहा कि 35 वाला 3% एग्जिस्ट कर रहा है, 37 वाला 1% एग्जिस्ट कर रहा है, तो आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं ना। 35 वाले का करो तो हम कहेंगे 35 इंटू में 75/100 प्लस 37 इंटू में 25/100, और अब इन दोनों को करो, ये जो हमने मल्टीप्लाई किया तो ये आया इतना, इसको मल्टीप्लाई किया तो ये आया इतना, इनको कर लो प्लस, दोनों को प्लस करोगे तो ये आ जाएगा 142/4, इसको आप डिवाइड करेंगे कम्प्लीटली तो ये आपका आएगा 35.5 यूनिट, और यही तो होता है एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन। तो अब आपको समझ आ गया होगा कि एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन ऐसे डेसिमल में क्यों आ रहा है, क्योंकि जो हम पढ़ रहे हैं ये एक इंडिविजुअल एटम का एटॉमिक मास नहीं है, ये दो या दो से ज़्यादा एटम्स का मिला करके एवरेज एटॉमिक मास है। और वैल्यू अगर एवरेज आ रही है तो जाहिर है कि वो डेसिमल में या फ्रैक्शनल वैल्यू आ सकती है। ठीक है, तो जिनके भी एटॉमिक मास की वैल्यू ऐसे डेसिमल में आए, आप समझ सकते हैं कि वो उसका कोई ना कोई बहन भाई भी दुनिया में एग्जिस्ट कर रहा है। ओके, अब बात करते हैं इसके एप्लीकेशन के बारे में। तो सबसे पहले कहता है कि अप्लाई कहाँ कहाँ होता है। नंबर 1, एन आइसोटोप ऑफ यूरेनियम इज यूज्ड एज अ फ्यूल इन न्यूक्लियर रिएक्टर। न्यूक्लियर रिएक्टर्स में हम यूरेनियम के आइसोटोप को यूज़ करते हैं एज अ फ्यूल। सेकेंड, आइसोटोप ऑफ कोबाल्ट इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। कैंसर को ट्रीट करने के लिए जो भी चीज़ें लगती हैं, मेडिसिन बनती हैं, वहाँ हम यूज़ करते हैं कोबाल्ट के आइसोटोप को। थर्ड, आइसोटोप ऑफ आयोडीन इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ गोइटर। गोइटर के इलाज में आयोडीन का आइसोटोप यूज़ होता है। अलग अलग मेडिसिनल हिस्ट्रीज हैं, मतलब इनकी मेडिसिनल यूजेस हैं, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ इन्हीं के हैं कोबाल्ट या आयोडीन यूरेनियम के, औरों के भी हैं, लेकिन हमने फ़िलहाल यही वाले लिखे हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट कम्स आइसोबार। तो कहता है कि आइसोबार क्या होता है। देखो, एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स विद डिफरेंट एटॉमिक नंबर विच हैव सेम मास नंबर आर कॉल्ड आइसोबार। पहले हमारे पास क्या था कि सेम ही एलिमेंट के दो डिफरेंट एटम जिनका एटॉमिक नंबर सेम था, मास नंबर डिफरेंट था। यहाँ पे चीज़ें उल्टी हैं, यहाँ पे मास नंबर सेम है लेकिन एटॉमिक नंबर डिफरेंट है, और दो अलग अलग एलिमेंट के एटम की बात हो रही है। फॉर एग्जाम्पल,
फॉर एग्जाम्पल आर्गन एंड कैल्शियम। आर्गन, इसका एटॉमिक नंबर होता है 18, मास नंबर है 40। कैल्शियम की बात करें, एटॉमिक नंबर 20, मास नंबर 40। दोनों का मास नंबर सेम है लेकिन दोनों का एटॉमिक नंबर डिफरेंट है। ये दोनों आपस में क्या है, आइसोबार हैं, ठीक है। ये हैं आइसोबार के एग्जाम्पल। वहीं जब हम आइसोटोप के एग्जाम्पल पढ़ रहे थे तो हमने पढ़ा था, जैसे हम क्लोरीन की बात कर सकते हैं, दोनों का एटॉमिक नंबर 17, दोनों, इसका मास नंबर 35 और एक का 37। इनमें ऊपर अलग था, नीचे दोनों का एटॉमिक नंबर सेम था। यहाँ पे मास नंबर सेम है, एटॉमिक नंबर डिफरेंट है। थैंक यू।